क्वेश्चन नंबर 1 है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NH4OH ये दे रखा है, इसने फार्मूला भी दे रखा और इसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? देखें, जितने भी एलिमेंट हैं, ये मॉलिक्यूल है, इसमें जितने एलिमेंट हैं, जैसे कि ये N है तो नाइट्रोजन का 1 एटम है यहाँ पे, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 14। तो कितना हो गया? ये 14 हो गया, 14U। अब हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे? 4, H4। तो H के 4 एटम है, तो इनका कितना होगा एटम, जो टोटल इनका एटॉमिक मास होगा, 4 एटमों का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 × 4, क्योंकि एक एटम क्या क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हो गया? 4U। अब है O, ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे? 1, और 1 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16। तो ये हो गया 16U। और हाइड्रोजन का फिर क्या है? एक एटम है यहाँ पे OH में, तो ये हो गया 1 × 1 यानी 1। अब टोटल कितना हो गया? ये 4 और 4 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 और 1 2 और 1 3 35। तो 35U क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो जाएगा C। द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट इज। तो अमोनियम सल्फेट बोल रहा है, तो हमारा जो है कैसे निकालेंगे इसको? अमोनियम सल्फेट क्या बोल रहा है? अमोनियम सल्फेट का निकालना है हमें। इसका मतलब कि केमिकल फार्मूला क्या है? अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम का जो है जो फार्मूला होता है अमोनियम का, अमोनियम आयन, तो क्या होता है? NH4। अब NH4 है और सल्फेट क्या होता है? SO4। अमोनियम का चार्ज कितना होता है? 1। सल्फेट का क्या होता है? 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम और फार्मूला निकल जाएगा। NH4 का होल ट्वाइस SO4। 1 का लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1। तो मान लिया 2 होता तो ये ब्रैकेट लगा के 2 लगती है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिकम्स। डिस्टेंस मान लिया कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं ऐसे, यानी कि डिस्टेंस D है बीच में, और इनके मासेस मान लिया सपोज करो कि स्मॉल m ये हो गया, कैपिटल M ये हो गया। तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? F = कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M/d², राइट। अब ये बोला कि डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज ट्रिपल्ड। डिस्टेंस हमने ट्रिपल कर दी। मान लिया पहले फोर्स ये था, अब क्योंकि डिस्टेंस हमने ट्रिपल कर दी, ये दोनों डिस्टेंस अपार्ट हो गए, यानी ट्रिपल डिस्टेंस हो गई दोनों के बीच की। तो अब जो है फोर्स कितना लगेगा? बाकी चीज़ें को बारे में कुछ नहीं बोल रखा उसने, मास के बारे में। डिस्टेंस क्या हो गई? ट्रिपल्ड हो गई। तो ट्रिपल्ड का मतलब क्या होता है कि हम D की जगह में 3D का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब कितना हो गया? ये कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल D वो कैपिटल M अपॉन में 9D²। ये हो गया F'। अब आपको क्या करना है? हमें ये पूछ रहा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिकम्स, यानी एक कितना होता है इसके कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लिया हमने, F/F'। अब देखिए, ये इसको ऊपर रखो, ये हो गया इतना, ये D² और अपॉन में ये क्या हो गया? G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 9D²।
कैपिटल जी कट गया, स्मॉल m, ये सब कट गया, और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया। तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये कहाँ चले जाएगा, सबसे ऊपर 9/1, और इधर क्या है f/f', लेकिन हमें निकालना f' है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 9f', ऐसे करके 9f' इक्वल टू ये f हो गया, f' निकालना था हमें, f/9। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स पहले का 1/9 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज एट पोल्स एंड इक्वेटर। तो पोल्स और इक्वेटर में क्या होता है, अर्थ क्या होती है, अर्थ क्या होती है कि ये फ्लैटेंड होती है पोल्स में, ऐसे सोचो कि मतलब ये है। अब ये फ्लैटेंड होगी तो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब ये रेडियस यहाँ पे जो इक्वेटर में है जो रेडियस वो ज़्यादा होगी पोल से, क्योंकि फ्लैटेंड है यहाँ। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है कैपिटल जी, और क्या होता है ये अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आर क्या है, पोल्स में क्या हो गया, आर ज़्यादा होगी। अब नीचे की वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शन है, नीचे की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो क्या होता, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो वैल्यू क्या होगी, उसकी कम होगी। तो इसका मतलब इक्वेटर में क्या है, इक्वेटर में रेडियस ज़्यादा है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी इक्वेटर में जी की वैल्यू कम होगी, और आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ये क्या होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो है वैल्यू पोल्स में ज़्यादा होगी, यानी इंक्रीज इन पोल्स एंड डिक्रीज इन इक्वेटर। तो ये हो गया इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 5, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहा है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसका मास कितना होगा। हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल m यानी गिवन मास, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो नंबर हमें क्या दे रखा है, 1 मोल नाइट्रोजन, और स्मॉल m यानी हमें निकालना है कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम का कितना मास होता है। तो स्मॉल m हमें निकालना है, कैपिटल M क्या है, मोलर मास। मोलर मास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। तो मोलर मास कितना होगा, 14 ग्राम। स्मॉल m कितना हो गया हमारा, m इक्वल टू 14, इधर ले जाइए 14। तो ये हो गया हमारा क्या, गिवन मास 1 मोल नाइट्रोजन का, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का कितना मास होगा, ये हमारा आ गया 14 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड। अगर 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग मास के होंगे और मून में वो क्या हैं, फ्रीली फॉल होते हैं, फ्री फॉल की कंडीशन में नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड, तो क्या होगा इनका, ये बोल रहा है अल्टरनेटिव में, हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट, हैव डिफरेंट एक्सीलरेशंस, एक्सपीरियंस फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, अंडरगो ए चेंज इन देयर इनर्शियलिटी। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून, इनका क्या सेम होगा, क्या होगा, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ए वाला सही होगा। क्यों होगा,
मून में क्या चीज़ सेम होगी, दोनों जो ऑब्जेक्ट होंगे दोनों में लगने वाला जो होगा स्मॉल जी होगा, लगने वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब हमारे पास दोनों अगर फ्री फॉल हो रहे हैं मून में तो क्या हो चीज़ सेम होगी इनकी, नियर द सरफेस ऑफ मून दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। मान ले एक हाइट से सर्टेन हाइट कोई है और वहाँ से ये फॉल हो रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट, तो फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है, मान ले सब कुछ दिस इज द सरफेस ऑफ द मून, तो किसी भी पॉइंट पे जो वी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनकी सेम होगी। क्यों, क्योंकि वी का कोई लेना देना नहीं है। वी कैसे निकालेंगे हम, मान लिया फ्री फॉल की कंडीशन में यू क्या है 0, तो वी इक्वल टू यू प्लस जी टी होगा। अब क्या है कि दोनों को हमने मतलब कि दोनों को यहाँ से छोड़ा तो u क्या होगा 0 और g ये होगा। और मान लें किसी भी टाइम पे वेलोसिटी होगी इनकी तो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि यहाँ तो मास है ही नहीं, तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए इनकी, सेम होनी चाहिए। तो हमारा इसलिए क्या होगा, हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। एनी इंस्टेंट का मतलब मान लिया t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, मतलब कि टाइम बढ़ रहा है, हर एक टाइम में वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी ऑब्जेक्ट की, तो किसी भी टाइम में इनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए यह नेट सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 7, सपोज ए प्लेनेट एग्जिस्ट हुज मास एंड रेडियस आर, ये हाफ है, हाफ दैट ऑफ अर्थ। अगर क्या बोल रहा है ये, सपोज ए प्लेनेट एग्जिस्ट हुज मास एंड रेडियस आर हाफ दैट ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लेनेट इज, कि किसी प्लेनेट में, किसी प्लेनेट का जो है मास, मान लिया लेट द मास ऑफ अर्थ हमने माना m, और इस प्लेनेट में क्या है, द मास ऑफ प्लेनेट क्या है, ये बोल रहा हाफ है। मास ऑफ प्लेनेट, जो प्लेनेट की बात कर रहा क्वेश्चन में, उसका मास क्या है, आधा है। और रेडियस अर्थ की मान लिया क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ आर है। तो प्लेनेट का रेडियस कितना होगा, प्लेनेट इसकी रेडियस, ये बोल रहा है कि अर्थ की रेडियस का आधा है। अब हमें क्या करना, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लेनेट। हमें एक प्लेनेट दे रखा है जिसका मास क्या है, अर्थ से आधा है, और इसकी रेडियस प्लेनेट की अर्थ से आधी है। तो इस प्लेनेट में हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है कि कितना होगा। तो जो ये एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी, और यह कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, कोई भी हेवनली बॉडी है उसका रेडियस है, ये हेवनली बॉडी का मास है, और ये कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसका कांस्टेंट है। तो ये सब चीज़ें तो सब जगह फेमस वो सेम होगी, और ये कैपिटल एम मान अर्थ में ये है इसकी वैल्यू जी। तो प्लेनेट में क्या होगी, प्लेनेट का हमने मान लिया जी डैश है, और ये क्या बोल रहा है, प्लेनेट में मास क्या हो जाता है, आधा। प्लेनेट का मास क्या है, अर्थ के मास का आधा है, और रेडियस उसकी क्या है, r/2। तो हम ये लिखेंगे, अभी कितना हो गया, कैपिटल जी m/2, और ये क्या हो गया, r² अपॉन 4।
अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया इतना, अरे मल्टीप्लाई 4, तो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 आ गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा जी एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये इसको पलट दो, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पलट गया और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। कितना आया, जी अपॉन जी डैश इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। हमें निकालना है जी डैश जो प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इतना आ जाएगा 2g। अर्थ में कितना होता है, 9.8 होता है, तो हमारा आ जाएगा 2/16 का 6 चलिए 2 नंबर 18 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये प्लेनेट में जो है एक्सीलरेशन होगा 19.6। क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला है पार्ट। ये बोल रहा द एटोमिसिटी ऑफ H2SO4 इज। अब H2SO4 में कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो कितने हो गए ये एटम, 4 + 1 5 + 2 7। तो कितनी एटोमिसिटी है इसकी, क्वेश्चन नंबर 8 का ये होगा हमारा डी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है, बीच में मास क्रिएट नहीं होता, तो इसमें जो ये अल्टरनेट है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड, दिस इज द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हमारा अल्टरनेट ये हो जाएगा। नंबर 10 है एन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ए कंपाउंड X3O2 द वैलेंसी ऑफ एक्स इज। तो यहाँ पर ये है कोई एलिमेंट है, फार्मूला कैसे निकालते हैं, X3 लिखा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर क्या है, X3 है ना, X3O2। ये एक्चुअली में गलत है, इसका होना चाहिए X2O3, ये मिसप्रिंट है। एक्स की बैलेंसी कितनी होगी, 3, यानी बैलेंसी का मतलब होता है कि एक्स ऑक्सीजन के कितने एटम होल्ड करता है, तो एक्स ऑक्सीजन के कितने एटम होल्ड करता है यहाँ पे 3, और ऑक्सीजन कितने एटम होल्ड करता है एक्स के 2। बैलेंसी का मतलब ये होता है, यानी X2O3 का मतलब क्या है फॉर्मूले में कि एक्स ऑक्सीजन के 3 एटम होल्ड करता है, तो इसका मतलब एक्स की बैलेंसी कितनी है 3, वो हमने लिख दी। तो बैलेंसी ऑफ एक्स क्या है 3 और ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या है 2, तो हमें एन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ए कंपाउंड द बैलेंसी ऑफ एक्स निकालनी है। तो एक्स की बैलेंसी कितनी है 3 है, यहाँ पर 3 अल्टरनेट दे नहीं रखा है, मिसप्रिंट है क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये 3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, एन आयन M3+ कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स, द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एलिमेंट M रिस्पेक्टिवली विल बी। ये बोल रहा है कि M3 आयन, इसमें कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 14 न्यूट्रॉन्स। में निकालना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ M और मास नंबर निकालना है। तो हमें एटॉमिक नंबर M निकालना है, मास नंबर ऑफ M निकालना है, जबकि हमें क्या दे रखा है M3+ आयन में दे रखा है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि M3+ आयन बना कैसे, क्या होता है, ये 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो M3 से पता लग रहा है कि M3+ मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किए हैं,
मान ला m ने क्या है, m से ये आयन का बना कैसे, ये ऐसे करके बना, इसने करे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट, राइट। ये 3 इलेक्ट्रॉन फ्री करके तब बना, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करे हैं, तब जाके M3 बना है। तो इसका मतलब M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, M में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स M में होंगे हमारे 10 में हम क्या करेंगे ऐड 3 13, कितना हो गया 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो M में 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, एटॉमिक नंबर ऑफ M हमारा होगा 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब निकालना मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है एटॉमिक यानी नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या होता है मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 13 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें दे रखा है कितना 14। तो इसका मतलब मास नंबर कितना हो गया 27। तो ये आ गया हमारा मास नंबर 27 होगा और एटॉमिक नंबर 13 और 27 हमारा आंसर होगा। ये 13 हमारा क्या हो गया एटॉमिक नंबर, मास नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 12, एन एलिमेंट M फॉर्म्स ऑक्साइड M2O3, द फार्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट विल बी। हमें जो दे रखा है M कोई एलिमेंट है और उसका ऑक्साइड जो है M2O3 है और हमें निकालना है इसके M के फॉस्फेट का फॉर्मूला। M के फॉस्फेट का फॉर्मूला, फॉस्फेट का क्या होता है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, PO4 फॉस्फेट आयन होता है और इसमें चार्ज जो होता है क्या होता है 3, राइट। और हमें क्या निकालना है M का। तो क्या करेंगे M फॉस्फेट की चार्ज 3 है, M का हम यहाँ से देखेंगे ये M का ऑक्साइड है, तो M की वैलेंसी कितनी होगी 3, ऑक्सीजन की 2 M की 3, तो ये वैलेंसी लिख ली। तो फार्मूला कितना होगा, यहाँ पर 3 कैंसिल कर लेते हैं तो हमारा फार्मूला हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, आप ऐसा लिख लीजिए इसको PO4 3, लेकिन ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या MPO4, यानी M एलिमेंट के फॉस्फेट का फार्मूला होगा MPO4। तो हमारा आंसर होगा C। अब क्वेश्चन नंबर 13, mass of silver nitrate that will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate will be। तो हमें मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट निकालना है। पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है ये। वैसे क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन पूछ नहीं रहा है, लेकिन समझेंगे हम इसको। मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है AgNO3। ये रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड से और क्या बनता है सिल्वर क्लोराइड AgCl, और क्या बनता है सोडियम नाइट्रेट, ये बनता है। अब क्या है कि 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका मास दे रखा 5.85 ग्राम, और सिल्वर क्लोराइड कितना है 8.5 ग्राम, और सोडियम नाइट्रेट कितना है 14.35 ग्राम, और इसका हमें निकालना है। इसका मैंने एक्स कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वल टू का साइन है। तो x निकालेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद क्या बना 5, ये हो गया 5 और 3 8, ये हो गया 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 और 1 2,
और इसको इधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा 5.85 और ये हो गया हमारा 5 से 5 गया 0 और ये कितना हो गया 5 से 5 गया 7, 1 का 1 कितना है 17 ग्राम। यानी सिल्वर नाइट्रेट का मास होगा 17 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आ गया बी वाला पार्ट सही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स तो उसी के होंगे जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें गिवन मास दे रखा है तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स इसलिए निकाल रहे हैं स्मॉल m कैपिटल M। तो स्मॉल m कितना है, गिवन मास, हमें निकालने नंबर ऑफ मोल्स किससे ज़्यादा है। तो गिवन मास तो हमें 18 दे रखा है इसका, और H2O दे रखा है इसका 18 होता है, 18 मोलर मास हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ मोल तो 1 है। अब दूसरा वाला देखते हैं 18 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी गिवन मास क्या है, इसका गिवन मास है 18 अपॉन में कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 है ना। तो ये तो क्या होगा डेसिमल में आ जाएगा, इससे कम ही होगा। क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका 18 ग्राम है। अब दे रखा है यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 18 हो गया ये ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो गैस है उसका मोलर मास कितना होगा, O2 होता है ना फार्मूला, 16 2 जा 32। अब क्या है 18 ये ऑक्सीजन का हो गया जो दे रखा अल्टरनेट में, ऑक्सीजन गैस का 18 ग्राम है। मेथेन का गिवन मास 18 ही दे रखा इसने, और मोलर मास क्या है CH4, CH4 का मतलब 12 इसका हो गया और हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो कितना हो गया 16। ये भी डेसिमल में आ रहा, यानी ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है। तो नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी उसी के ज़्यादा होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम्स भी देखने हैं हमने साथ में। एटम्स क्या हैं, इसमें 2 हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं इतने, तो एटमों की संख्या कितनी होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3/32 को अगर एटमों की नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो एटम्स के इतने मोल होंगे। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा। अब है कार्बन डाइऑक्साइड का कितने एटम है, 3 है, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 3 कम 3 1 बचा 14 और ये 3 से को 12 लगभग कर देते हैं। 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 14 एकम 14 4 14 दूनी 28 राइट। और नंबर ऑफ मोल्स निकाल रखा हमने, इस किसका है, ये है एक्चुअली में इसका वाटर का। और वाटर में कितने एटम होते हैं 3, तो 1 × 3 ही हो जाएगा 3, यानी एटम के 3 मोल्स हो गए। तो तब भी आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा। मेथेन का चक्कर लेते हैं 18 ग्राम ऑफ मेथेन। तो मेथेन का क्या है गिवन मास 18 और मेथेन का मोलर मास है कार्बन के 12 4 16। लेकिन मेथेन में कितने एटम्स हैं 4 और 1 5, तो इसको डिवाइड करते हैं 16 कम 16 5 कम 5 5 कम 5 5.5 आ रहा। तो इसका मतलब 5.5 आ रहा, तो इसका मतलब इसके मोल्स, इसमें एटम के मोल्स कितने हैं 5.5। क्वेश्चन नंबर 14 का डी 18 ग्राम ऑफ मेथेन। वह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन सोडियम आयन रिस्पेक्टिवली विल बी। सोडियम आयन में निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो सोडियम एटम का तो हमें पता है, सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं
11 और न्यूट्रॉन कितने होते हैं 12। तो प्रोटॉन्स कितने, जब इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन भी 11 होंगे। लेकिन हमें सोडियम आयन, तो सोडियम आयन तो तभी बनता है इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होगा, बाकी चीज़ें सेम होगी। सोडियम आयन का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, तो सोडियम हमें ये जानना पड़ेगा मतलब सोडियम आयन बनता कैसे है। सोडियम आयन बनता है एक इलेक्ट्रॉन फ्री करके, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये दे चुका सोडियम, तब जाके ये बना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस कर देंगे हम, तो सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किस में होंगे, सोडियम एटम में, वो एक कम कर देंगे हम। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन्स हैं 11 - 1 10, ये हो गया। तो सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 10, और प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहेगी और न्यूट्रॉनों की 12। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10, प्रोटॉन होंगे कितने 11, न्यूट्रॉन्स होंगे 12। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट कर रखा है इन्होंने क्वेश्चन पेपर, 10, 11 और 12 होना चाहिए। 16 में है एन एप्पल्स फॉल्स फ्रॉम ए ट्री बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड एप्पल इफ F1 is the magnitude of force exerted by the earth on the apple and F2 is the force exerted by the apple on the earth। अल्टरनेट जो भी होगा आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूटन ने बताया था, न्यूटन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ हैं और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू ये होती है, दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन क्या है, जितना फोर्स स्मॉल m वाला लगाएगा इस पे उतना ही फोर्स ये भी लगाता है। यानी दोनों का जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स एक दूसरे पे वो इक्वल होता है हमेशा दोनों का। जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मून है, मून और अर्थ है, तो मून जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे एक्सर्ट करती है उतना ही अर्थ भी मून पे लगाती है, राइट। अब चाहे वो एप्पल हो या अर्थ है, तो इसी लॉ के अनुसार अर्थ भी एप्पल पे उतना ही फोर्स लगाती है जितना एप्पल अर्थ पे लगाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, वो जो एप्पल है वो इसलिए उसका डायरेक्शन क्या है अर्थ की तरफ है, वो इसलिए क्योंकि उसका स्मॉलर मास है। तो हमने साथ में सेकंड लॉ भी दिया है न्यूटन ने कि जो स्मॉल बॉडी होगी अगर इक्वल लगा है ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेट कौन होगा, स्मॉल m वाला होगा, जिसका मास कम होगा वो एक्सीलरेट होगा। इसलिए एप्पल धरती पे गिरता है, धरती तो नहीं उड़ती ना ऊपर, एप्पल अट्रैक्ट करेगा। तो अब मून का क्या है, मून दूर है इसलिए गोल गोल घूमता है धरती के चारों तरफ, वो नीचे नहीं गिरता क्योंकि उसकी डिस्टेंस इतनी है कि वो धरती के नीचे गिर ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है आंसर क्या होगा, F1 इज ओनली लिटिल ग्रेटर देन F2, F1 एंड F2 आर इक्वल, ये वाला अल्टरनेट सही होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ gravitational force। Question number 17, the law of gravitation gives the gravitational force between the earth and a point mass only, the earth and the sun only, any two bodies having some mass। तो क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का सी होगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करता है, एनी टू बॉडी, यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हैं जिनका कुछ मास होता है, ये सबके लिए अप्लीकेबल है, राइट। Question number 18, the mass of a body is 50 kg, the weight of the object on the earth and moon। तो मास कितना है 50 kg है, तो इसका वेट हमें अर्थ पे निकालना है और मून पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर m तुम्हारा 50 kg है और हमें निकालना है मास ऑन द अर्थ, मास ऑन अर्थ क्या होता है mg, स्मॉल m 59.8, अर्थ में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो
ये तो हो गया हमारा 49 वेट, इसको वेट बोलेंगे, वेट ऑन द अर्थ 49 न्यूटन। वेट ऑन द मून, वेट ऑन द मून कैसे निकालेंगे, स्मॉल m, और ये g हमारा मून पे कितना होता है, g/6, तो ये हो गया m 59.8/6। इसको ऐसे करके काट लो, ऑलमोस्ट करेंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये होगा डेसिमल, यहाँ पे आएगा 8.15, जिसको हम 8.16 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा 49 न्यूटन, 8.16 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, बी पार्ट सही होगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा द वैल्यू ऑफ जी इज फाउंड बाई, तो कैपिटल जी की वैल्यू किसने फाइंड करी थी, हेनरी कैवेंडिश। जब इसाक न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दिया था, उसके ठीक 1 सेंचुरी के बाद हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल जी की वैल्यू निकाली थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का सी पार्ट है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी ऑन जुपिटर, कैपिटल जी की वैल्यू देखो सब जगह सेम होती है, अब चाहे जुपिटर हो चाहे मार्स हो, कोई भी हेवनली बॉडी है, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटी का, और इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम होती है। तो इसका मतलब क्या है, सेम एज दैट ऑफ अर्थ, ये अल्टरनेट हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 20। बाकी यहाँ से क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम देते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकें CBSE एग्जामिनेशन के बारे में। थैंक यू।